चीजें वो होती है ना जो पर्सनल होती है, तो हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं किसी के आइडिया में, वो नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन फिर भी ऐसा उन्होंने कहा है, उन्होंने तो यही कहा डफरिन को, तो डफरिन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। दरअसल अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, अगर ये कर भी दिया उन्होंने, तो क्यों इंडियन, एक अंग्रेज इंडिया के लिए क्यों बना रहा है कोई एसोसिएशन, ठीक है, इंडियंस के लिए वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म क्यों दे। तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जिसमें हम लोग आगे चल करके 1916 में जब यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने अपना आर्टिकल पब्लिश किया, तब उन्होंने उसमें अपनी सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी, हम लोग लिख रहे हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय लाला लाजपत राय एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स। उन्होंने कहा कि जब जैसे होता क्या है, अलग अलग जगहों पर इतने एसोसिएशन, और 11 नाम हमने लिखे और हमने बात करी कि ऐसे कई सैकड़ों रहे होंगे, वो इतने एसोसिएशन जो काम कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर प्रेशर भी तो बनेगा। वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए कोई तो चीज चाहिए थी, लोगों का ध्यान उन सब एक्टिविटीज से हटा करके कहीं और लगाना था। तो अब सबका ध्यान किस पर था कि एक नया पौधा लगाया है, आई अब उसको पानी देंगे हम, वो पेड़ बनने में समय तो लगेगा। तो इससे ब्रिटिश, ये सेफ्टी वॉल थ्योरी कहती है कि सरकार, जो छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, सोशल पॉलिटिकल जितने भी थे, उन सबकी एक्टिविटीज से जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सरकार ने आईएनसी बनाई एज अ सेफ्टी वॉल टू काउंटर दैट पब्लिक डिसकंटेंट ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सरकारों का काम होता है कि पब्लिक का ध्यान थोड़ा सा डेविएट कर दिया जाए, एक जगह से दूसरी जगह लगा जाए। तो अब सबका ध्यान किस पर था, आईएनसी पर था, कि हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया, अब हम इसको और बड़ा करेंगे। लेकिन उस चक्कर में सरकार ने क्या किया, 20 साल का टाइम ले लिया। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि पहला, अभी आगे आईएनसी को पढ़ेंगे, सबने पढ़ा भी होगा, आईएनसी में जब पहला फेज पढ़ते हैं वो मॉडरेट फेज है, वो 20 साल का है। तो अब नेशनलिज्म हो सकता है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है वो तो कहती है कि नेशनलिज्म तो आ ही रहा था, लेकिन आईएनसी ने क्या किया, उसको 20 साल पीछे धकेल दिया। अब दोबारा से सारा काम शुरू करना पड़ रहा था। तो दिस इज सेफ्टी वॉल थ्योरी, कि पब्लिक का जो प्रेशर बन रहा था, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल की जरूरत थी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगेन अरोज फ्रॉम दिस सेफ्टी वॉल थ्योरी। ये इसी से ही निकली हुई है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगेन अरोज फ्रॉम द सेफ्टी वॉल थ्योरी। दिस वॉज गिवन बाय आरपी दत्ता। उन्होंने कहा कि ये जो मिडिल क्लास, उनका मानना था कि ये एक हमारे देश में मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बीच में स्ट्रगल, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। उस कॉन्फ्लिक्ट को दबाने के लिए, ध्यान कहीं और लगाने के लिए, मिडिल क्लास के लीडर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है, ठीक है। सेफ्टी वॉल है तो वो भी वही ध्यान हटाने के लिए है, लेकिन सिर्फ वो थोड़ा सा डायरेक्शन अलग अलग जगहों पर है। एक कह रहा है, सेफ्टी वॉल कह रही है कि जो इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रेशर बना रहे थे उसको, उससे ध्यान हटाने के लिए है। और आरपी दत्ता जो है वो कम्युनिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी वाली है, वो कह रहे हैं कि वो मिडिल क्लास और जो गरीब पुअर है, प्रोलेटेरिएट, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट से ध्यान हटाने के लिए आईएनसी बनाई गई है, ठीक है। वो बेस दोनों का एक ही है, दैट इज सेफ्टी वॉल। और तीसरी थ्योरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी।
जीके गोखले, गोखले की थ्योरी है। उनका कहना था कि ए.ओ. ह्यूम को was used as कैटलिस्ट। जितने भी हमारे यहां पर जो नेशनल लीडर्स थे और वो जो फीलिंग थी उन सबको एक साथ लाने के लिए हमें एक कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। भले ही वो सेफ्टी वॉल्व कह लो आप उसको, इवन अंडर द डिस्गाइज ऑफ सेफ्टी वॉल्व ए.ओ. ह्यूम जरूरी थे उस समय पर। एक कैटलिस्ट चाहिए था जो हम सबको यूनाइट कर सके। नेशनल बनाने के लिए ए.ओ. ह्यूम का बड़ा रोल है। अब देखो हिस्ट्री में तो इफ्स एंड बट्स होते नहीं है, तो होता नहीं होता, होता भी तो क्या, हर जगह तो ए.ओ. ह्यूम नहीं थे, लेकिन नेशनलिज्म तो पूरी दुनिया में आया, ठीक है। हर जगह पर जरूरी नहीं था कि कोई ब्रिटिश ही रहा होगा, और जगहों पर नेशनलिज्म ऑटोमेटिकली भी आता है और इंडिजिनसली भी आता है। हमारे यहाँ पर भी आ रहा होगा, वो ऐसा नहीं है। क्यों हमने इससे ए.ओ. ह्यूम तो नहीं थे ना वहां पर इंडिया लीग बनाते वक्त। बाबू शिशिर कुमार घोष भी तो सोच रहे थे, एस.एन. बनर्जी भी सोच रहे थे, आनंद मोहन बोस भी सोच रहे थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी सोच रहे थे, और बाकी लोग भी सोच रहे थे, ऐसे नीचे से ऊपर तक। तो लेकिन वो ये था कि ये ए.ओ. ह्यूम वाज यूज्ड एज कैटलिस्ट इवन अंडर द डिस्गाइज ऑफ सेफ्टी वॉल्व। तो कैटलिस्ट की तरह उनको जरूरत थी। हमारे को लग रहा था कि ये मुश्किल वाला काम तो इसको क्यों ना इजी कर ले। तो रिएक्शन तो होती है बगैर कैटलिस्ट भी, लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। उसको इजी बनाने के लिए कैटलिस्ट आर यूज, तो कैटलिस्ट वो इसको इस्तेमाल कर लिए। तो तीन थ्योरी ध्यान में रखेंगे। कभी अगर हमसे पूछ ले क्या क्या मतलब है, तो हमें ध्यान में रखना है इसका मतलब क्या है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। आईएनसी बन गई, आईएनसी बन करके और फिर अलग अलग काम करने लग गए। आईएनसी के काम जो है उसको हम लोग तीन फेज में, अब जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसको हम लोग आईएनसी के अंडर में पढ़ेंगे। आईएनसी के तीन अलग अलग फेज पढ़ेंगे। पहला फेज जो है वो मॉडरेट फेज है, दूसरा फेज एक्सट्रीमिस्ट फेज है और तीसरा फेज गांधीयन फेज है, ठीक है। तो मॉडरेट एरा और मॉडरेट फेज 1885 में कांग्रेस वाज फॉर्म, और मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग 20 साल पीछे धकेल दिया था, क्योंकि अब सबको इंडियन नेशनल कांग्रेस को बड़ा बनाना था, ठीक है। अब उस पौधे को बड़ा पेड़ बनाना है, उसमें समय तो लगना था, और वो समय लगा है इन द फॉर्म ऑफ मॉडरेट। मॉडरेट समझते हैं कि नरम, ठीक है। तो ये नरम दल और गरम दल वाले जो दो फेज आगे पीछे आने वाले हैं, उनमें से पहला फेज है। तो जितने भी लीडर्स हम लोग को दिखाई देते हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट आइडियोलॉजी है, मॉडरेट उनकी फंक्शनिंग है, ठीक है। मॉडरेट फंक्शनिंग का मतलब समझे तो मॉडरेट ये है कि हम कहीं पर एग्रेशन नहीं शो करेंगे, हम सरकार को डायरेक्टली काउंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अभी हमारा जो मूवमेंट है वो इनिशियल फेज में, अभी मेच्योरिटी नहीं है, अभी हम सरकार से डायरेक्ट पंगे नहीं लेंगे, डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार तो इतनी पावरफुल है। तो पहले हम उनके तौर तरीकों को समझेंगे, हम उनसे कुछ वो हो सकता है। और वो तो वो लोग थे मॉडरेट्स जो ऐसा मान रहे थे कि ब्रिटिश हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, तो हम उनसे कुछ अच्छी चीजें सीखे। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अच्छी चीज हमारे लिए ला सकते हैं उसको सीखे, एजुकेशन में ला सकते हैं उसको सीखे, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा, कुछ सोशल वेलफेयर के काम हो सकते हैं, वो अच्छी नई चीजें लाएं तो हम सीखें। वो सारी चीजें हम लोग उनसे सीखेंगे, ये मॉडल है। और एग्रेसिव जब फेज आएगा, एक्सट्रीमिज्म आएगा, तब वो इसको डायरेक्टली काउंटर करेंगे, वो कहेंगे हमें आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट जो है वो अपनी फंक्शनिंग की वजह से मॉडरेट कहला रहे हैं। फिरोज शाह मेहता, दिन शाह वाचा, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, ऐसे बड़े नाम बहुत सारे लोगों के थे, ठीक है। तो हमें दो तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। एक, हमें मालूम होना चाहिए कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। एक, हमें मालूम होना चाहिए कि उनके मेथड्स क्या हैं। और एक, उनको हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ये सब करने के बाद कुछ डिमांड रही होगी कि हमें ये चाहिए, उसको डिमांड को पाने के लिए क्या, कैसे, क्या उन्होंने मेथड्स क्या थे,
और फिर फाइनली उन्होंने अचीव क्या किया। तो तीन चीजें हम लोग को मालूम होनी चाहिए। मेन जो डिमांड्स उनकी हम लोग देखते हैं तो है नहीं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखो अब वो मॉडरेट है ना, उनका तरीका मॉडरेट है। उन्होंने कहा ऐसा है, अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार से कुछ मांगेंगे, सरकार और जनता की। आज मेरा मन है कि हम हमारी पब्लिक के लिए ऐसा कुछ, देहरादून में ट्रैफिक का बहुत जोर है, हमें ट्रैफिक में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। मेरे बोलने से कुछ होता है? मेरी रीच कहां तक है? ठीक है, ऑल्दो आज और उस समय से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया में कहीं पर भी अपनी पहुंच बना सकते हैं, और कई सारे लोगों की है भी। लेकिन एक वो होता है जो असेंबली के अंदर है या पार्लियामेंट के अंदर है। अगर हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिमांड करेगा, उसका असर ज्यादा होगा। अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पार्लियामेंट में बैठ करके ये डिमांड करेंगे, तो उसका असर होगा। सरकार तो ध्यान देगी, भले ही हमारे चीखने से ज्यादा फर्क ना पड़े। तो उनको लगा कि आज हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन रही हैं, इनमें रिफॉर्म्स लाए जाए, इनका एक्सपेंशन हो, ताकि हम भी अंदर जा सके और हम डिमांड वहां बैठ के कर सकें। तो वो चाहते थे रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, वो चाहते थे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए। वो चाहते थे रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। उन्होंने कहा हमारा देश इतना, यहां गरीबी मची हुई है, भूखमरी फैल रही है। दादा भाई नौरोजी तो बता रहे हैं हमको, उसमें क्या क्या नाम था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और उसमें वो किताब उनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो बता रहे हैं इतनी गरीबी और हम पैसा खर्च कर रहे हैं काहे पर? मिलिट्री पर। जगह जगह लड़ाइयों में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जगह जगह हम लोग अपने पैसा हथियारों पर खर्च करें। उससे अच्छा है कि हमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करके सोशल सेक्टर में लगाएं हम उस पैसे को। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन। उन्होंने कहा कि हम लोग जो री इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, जो कॉटन गुड्स आ रहे थे उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज ना के बराबर थी, उन्होंने कहा उसको दोबारा से लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस जो फैसिलिटीज हैं वो मिलनी चाहिए हम लोग को। इरिगेशन पर काम होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे को इंप्रूवमेंट के लिए काम करने चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग डिमांड्स हैं, पर इन सब के अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो मांग रहे थे स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। लेकिन स्वराज का मतलब क्या? स्वराज का मतलब दो चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि भाई आप जाओ और हम अपना राज को चलाएंगे, और एक ये कि आप यहीं पर ही रहो लेकिन हमको राज करने दो, मतलब आप सॉवरेन और हम आपके अंडर में काम करें। तो ये जो दूसरा वाला है अटेनमेंट ऑफ स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है। मतलब ऐसे तो हमने सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड यही है, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश रूल।
ये 1906 में जब कलकत्ता सेशन हुआ, वहां पर फॉर्मली डिमांड करी जाती है दादा भाई नौरोजी द्वारा, बिकॉज दादा भाई नौरोजी प्रिजाइडेड ओवर द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906। तो जो हमसे ऐसा कभी पूछा जाए, ऑफिशियल डिमांड फॉर स्वराज केम इन 1906 कलकत्ता सेशन बाय, ठीक है। दरअसल उससे पहले जो 1905 में बनारस में सेशन हुआ था, वहां पर भी ये डिमांड हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, लेकिन वो रिजोल्यूशन की फॉर्म में हुई थी। यहाँ पर एक पॉपुलर डिमांड के तौर पर इसको ऑफिशियली रख दिया जाता है 1906 में कलकत्ते में। अब ये सब चीजें, ये डिमांड्स को पाने के लिए वो कर क्या रहे हैं, तो उनके मेथड्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज constitutional agitation। Their methods can be best described as constitutional agitation। संवैधानिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। अब संवैधानिक तरीके से विरोध क्या है, हम पार्लियामेंट में देखते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप अपने वो मुंह पे पट्टी बांध लो या काली पट्टी बांध लो, वॉकआउट कर जाएंगे हम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। दूसरा क्या है कि हंगामा मचाएं और हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, पहले इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए, ये आज पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, ठीक है। तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप उसको चलने नहीं दे रहे हो पार्लियामेंट को, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो वही है कि पार्लियामेंट चले, तो उसको चलने दें और हम लोग अपना, हम आपके साथ एग्री नहीं करते हैं, वी डिसएग्री, सो वी आर वॉकिंग आउट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है। हम बाहर जाके, गांधी जी की मूर्ति होती थी पहले संसद भवन में, वहां पर जाकर के धरना देते थे, अपना जो भी प्ले कार्ड है वो लेकर के वहां बैठ जाओ। दूसरा ये किया है कि वहां आप किसी को काम ना करने दो, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है, दे बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशन। उनका जी हमें आप आज हम प्रेयर करेंगे, मतलब उनसे प्रे करेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम उनको, अगर प्रेयर करी हमने, उसके बाद हम उनको पिटीशन देंगे, मेमोरेंडम भेजेंगे अपनी तरफ से, एप्लीकेशन भेजेंगे, सरकार कभी ना कभी तो सुनेगी, ठीक है। उनको लगता था, दे बिलीव्ड इन द गुडनेस ऑफ ब्रिटिश नेशन। उन्होंने कहा अगर ब्रिटिश नेशन और प्रॉस्पेरस होगा तो हमारी जो भी डिमांड होगी उनको इजीली फुलफिल कर देगा, ठीक है। हम किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी को लॉस हो जाए तो क्या मुझे बोनस मिलेगा? तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी कंपनी जो है वो और ज्यादा प्रॉस्पेरस हो, उसको खूब बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां दे बिलीव्ड इन द गुडनेस ऑफ ब्रिटिश नेशन का मतलब क्या है कि ब्रिटिश नेशन जितना प्रॉस्पेरस होगा तो दे वुड कंसीड ऑल अवर डिमांड्स स्टेप बाय स्टेप, हमारी डिमांड्स इजीली फुलफिल होती रहेंगी, ठीक है। अब ये कौन लोग थे? ये सब वो लोग हैं जो हाई क्लास सोसाइटी से आते थे, वो जो पढ़े लिखे थे उस समय पर, ठीक है। अब पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार को पिटीशन देंगे अगर बाई चांस, तो आम आदमी किसान, उस समय पर तो लिटरेसी मेरे ख्याल 10% के भी नीचे थी, तो किसी को पता होगा कि पिटीशन क्या चीज होती है। अगर वो अखबार में ये छाप देंगे कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो कोई अखबार पढ़ रहा था, और अखबारों का सर्कुलेशन कितना था, तो उनकी एक्टिविटीज वर कन्फाइंड to the educated class only। अगर उन्होंने पोस्टर पे अपनी डिमांड लिख करके दीवार पर छाप दिए तो कोई उस पोस्टर को पढ़ रहा था? कौन पढ़ता उसको? आज भी मेरे ख्याल से, आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग पढ़ते हैं सड़क पर लगे हुए पोस्टर्स को? आज भी नहीं पढ़ते हैं। फिल्म का पोस्टर होता है तो कोई ये नहीं देखता है उसमें कि डायरेक्टर कौन है, फोटो देखते हैं और चले जाते, ऐसे ही तो होता है नॉर्मली। अब तो कम लगते हैं, पर जब भी होते भी थे, जो भी पोस्टर अगर दीवार पर होगा तो हम वो चीज देख लेते हैं, कोई देखते भी
इसीलिए पोस्टर्स अब वैसे ही बनाए जाते हैं क्योंकि पढ़ता नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐड होगा तो उसका सिंबॉलिक मैसेज होना चाहिए, पढ़ने लिखने का टाइम इतना किसी पर होता नहीं है। तो वहां, और उस समय तो टाइम को छोड़े, तब तो टाइम था लेकिन पढ़ना नहीं आता था। डिमांड्स लिख करके चिपका भी देंगे तो कौन पढ़ेगा, अखबारों में देंगे तो कौन पढ़ेगा, वो जर्नल छापेंगे। दरअसल लीडर्स क्या करते थे, उनके पास मीडियम एक ही तो था कि वो पत्रिकाएं छापे, अखबार चलाएं, और यही अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स सैकड़ों थे, क्योंकि वही एक मीडियम था। मुश्किल क्या थी कि सर्कुलेशन नहीं था और दूसरा लिटरेसी नहीं थी, तो पढ़ना और ये सब चीजें बड़ा मुश्किल काम था हम लोग के लिए। नहीं नहीं, ये विद इन द ब्रिटिश रूल वही लिखा है, कंप्लीट कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो उन्होंने अपने कामों को एजुकेटेड क्लास तक ही लिमिट कर, और एजुकेटेड क्लास थी कितनी, तो मुट्ठी भर लोग थे, तो उनकी एक्टिविटीज मुट्ठी भर लोगों तक ही थी। ठीक है, दरअसल वो नेशनल मूवमेंट के फाउंडेशन का फेज है। ठीक है, उनका बड़ा, अब हम लोग को ये मेथड्स थे, वो डिमांड्स थी, अब हम लोग को पढ़ना है उनके अचीवमेंट्स को देखना है। तो फाउंडेशन, जब हम लोग किसी मकान को देखते हैं तो उसकी मकान की तारीफ करी जाती है कि वो इतनी अच्छी, उसकी वाइट वॉश बहुत अच्छा है, उसमें ये सामान अच्छा लगा है, वो सामान अच्छा है, लेकिन कभी भी कोई ये तारीफ नहीं करता है उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ऐसा कभी देखा आपने कि वो ठेकेदार से मिलाओ जो आपने अपने घर की बुनियाद किससे डलवाई, ये नहीं कोई पूछता है। ठीक है, बाहर की चीज़ों पर जाता है। तो जब हम लोग अचीवमेंट्स पर आते हैं, तो अचीवमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम उनका यही था कि वो इस नेशनल मूवमेंट को नेशनल कैरेक्टर देने वाले लोग थे। ठीक है, ये जरूर आप लोग लिखना, इनके अचीवमेंट में सबसे पहले नंबर 1 ये लिखना कहीं पर। कि they were the architects of first all India political forum. They were the architects of an all India, first all India political forum, and they strengthened all India political forum, and they strengthened the process of India, and they strengthened the process of India becoming a nation. ये जो नेशनल कैरेक्टर हम लोग बार बार ही कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंडिया एज अ नेशन, कौन किसने सिखाया कि हमें इंडिया के लिए लड़ाई लड़नी है? वो इनका काम था। तो ये जो नेशनलिज्म है वो बिल्डअप करना ही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। लेकिन मेरे अंदर आज भी नेशनलिज्म है, ये कहीं से दिखाई दे रहा है? सींग थोड़ा ही है वो, किसी के ज्यादा होंगे किसी के कम होंगे, ये दिखता नहीं है। इसलिए आगे चल करके हम पढ़ते हैं कि वो फेल हो गए थे, वो फेल नहीं हुए थे एक्चुअल में। ठीक है, ऑल्सो एक और पॉइंट इसके साथ में ये भी कहते हैं ना कि ऑल्सो दे exposed the true nature of British rule. ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश, तो जैसे दादा भाई नौरोजी की कई वो ग्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, या जस्टिस राणा डे के, आरसी दत्ता की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जस्टिस राणा डे के एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये ब्रिटिश जो रूल है उसका ट्रू नेचर एक्सपोज करेंगे। ये बताएंगे कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, उनका ट्रू नेचर वाज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। दे वर नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पब्लिक। हमारे वेलफेयर के लिए नहीं कोई पॉलिसी बना रहे, वो पॉलिसीज बन रही थी और वो काम कर रहे थे, वो कोई भी काम कर रहे थे जस्ट फॉर देयर सेक। वो अपनी भलाई देख रहे हैं, वो ये कहीं नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा यहां से बाहर ले जाया जा सके। ठीक है।